क्लास साथियों बहुत ही शानदार होने वाली है। ये एसएसटी वाले छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम इसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस क्लास में कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग सेशन को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, और अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज अपने सेशन को लाइक शेयर करके जरूर जाना। पहला क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आपके एक पेपर में पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है। तो चंद्र ग्रहण में क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है? क्या ऐसा होगा? जी बिल्कुल नहीं। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी होती है? जी बिल्कुल। चंद्र ग्रहण में आप सभी लोग याद रखेंगे कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो पहले का जवाब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, और आप सभी लोग पहले अपना जवाब देने की कोशिश जरूर करना। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या मुख्य कारण आपके ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा, या औद्योगिक प्रदूषण हो जाएगा, या वनों का कटाव, या गरीब देशों में गंदगी। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही जवाब होगा? तो आप लोग जरूर याद रखना, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण जो होता है ये आपके ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण हो जाएगा इनमें से। क्वेश्चन नेक्स्ट देखने क्या पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन को जरूर आप सभी लोग अच्छे से समझना कि भूपटल का अधिकतम भाग बना है, क्या ये अवसादी चट्टानों के द्वारा बना है, या अग्नि चट्टानों के द्वारा, या रूपांतरित चट्टानों के द्वारा? तो आप लोग अपना जवाब बताइए। तो अब आप लोग याद रखेंगे जो भी भूपटल का अधिकतम भाग जो बना हुआ है ये आपके अग्नि चट्टानों के द्वारा बना हुआ है। किसके द्वारा? अग्नि चट्टानों के द्वारा आपके भूपटल का अधिकतम भाग बना है। तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी किताब भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया का वर्णन किया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस बात का इन्होंने वर्णन किया है? क्या अनेकता में एकता का, या पूर्वाग्रह एवं भेदभाव का, या जेंडर आपकी जेंडर संवेदनशीलता का, या रूढ़िबद्ध धारणाओं का? तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर बताइए। तो इन्होंने इस किताब में जो वर्णन किया था वो आपके अनेकता में एकता का वर्णन किया था। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए कि इसका जवाब तो लगभग आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किस राज्य में है? क्या मिजोरम में है, या केरल में है, या पश्चिम बंगाल में, या महाराष्ट्र में? तो याद रखना सबसे अधिक साक्षरता दर आपके केरल राज्य में है। ठीक है, लगभग हो सकता है सभी छात्रों को इसका जवाब पता हो इस क्वेश्चन का जवाब। अब 45 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझेंगे। कहा गया कि भारतीय कार्यपालिका का प्रधान कौन है? तो जो भी आपकी भारतीय कार्यपालिका है इसका प्रधान क्या राष्ट्रपति होगा, या प्रधानमंत्री होगा, या संघ सरकार का कैबिनेट सचिव, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो भी आपकी भारतीय कार्यपालिका होगी इसका जो प्रधान होता है वो आपका राष्ट्रपति होगा। ठीक है, कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया साथियों? हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन 1 से 2 बार आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है। अगर एग्जाम में देखने को मिले कि पाटलिपुत्र को आपके किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, या अशोक महान, या जो भी आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क ने? तो पाटलिपुत्र को जिसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था उसका नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, वो आपके बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये किस लिए आपके पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यानी विश्व में किस विश्व में प्रसिद्ध है? क्या चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध होगा, या तर्कशास्त्र के लिए, या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए? तो आप लोग अपना जवाब बताइए। तो ये जो आपका विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा किसके लिए? ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो भी आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। तो यहां पर सी जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रहा है, इसका भी जवाब आप लोग जरूर अच्छे से समझना। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख आपके संगम साहित्य में नहीं हुआ है? देखिए पूछा गया संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं है? क्या कदंब का नहीं है, या चेर, या चोल, या पांड्य? तो इसमें जो भी आपका ये संगम साहित्य है तो इसमें जिस राजवंश का उल्लेख नहीं है वो आपको नाम बताना है। तो आपका जो कदंब राजवंश है इस साहित्य में इसका उल्लेख नहीं है। तो सही जवाब आपका 48 का ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अगर एग्जाम में देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? क्या अशोक के युग में, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के युग में,
या कनिष्क या हर्ष। तो इनको जो एक देवता के रूप में स्थान प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था कब? तो इनको कनिष्क के राजयुग में गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। तो 49 का जो सही जवाब है वो आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर क्या था? क्या वो आपका वाराणसी था, या मथुरा था, या पाटलिपुत्र, या कांची? तो पहले आप लोग अपना जवाब बताइए। तो उस टाइम जो सबसे प्रसिद्ध नगर था वो आपका मथुरा था। ठीक है, ठीक है, ये इसका जवाब आप सभी लोग याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है पेपर में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर साथियों पूछा जाए पेपर में कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो भी आपके संपत्ति का अधिकार था इसको मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? क्या वो आपका 41वां संशोधन था, या 42वां संशोधन, या 43वां, या 44वां? तो इसका जवाब सभी लोगों को आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका 44वां संशोधन था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया कि भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध में हुई थी? तो जो भी मुगल शासन की स्थापना अगर पूछा जाए एग्जाम में, ये आपके किस युद्ध के बाद हुई थी? तो क्या वो चौसा के युद्ध के बाद हुई थी, या पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, या खानवा का युद्ध, या हल्दी घाटी का युद्ध? तो आप लोग पहले अपना जवाब बताइए। तो मुगल शासन की जो स्थापना हुई थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, आपके भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल शासन की स्थापना हुई थी। आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जन्म स्थान आप लोगों को लगभग पता होगा। तो इनका जो जन्म स्थान था वो आपके कुंडग्राम में था। कहाँ था जन्म स्थान? कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यानी इन दोनों में कौन सी एक ऐसी बात है जो आपके इक्वल नहीं है, यानी बराबर नहीं है, समान नहीं है? क्या वो अहिंसा? तो अहिंसा तो समान था दोनों लोगों में। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी समान थी। लेकिन आत्मा दमन, ये आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये बात एक समान नहीं है। कौन सी बात? आत्मा दमन। तो इसीलिए इसका सही जवाब, राइट जवाब सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये आपके किस शिलालेख में मिलेगा? आप लोग अपना उत्तर बताइए। क्या वो शिलालेख फर्स्ट है, या शिलालेख सेकंड है, या शिलालेख आपका 12वां हो जाएगा, या 13वां? तो इसका जो आपका शिलालेख का उल्लेख या वर्णन मिलता है वो शिलालेख 13वें में मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? शिलालेख 13वें में जो है, जो भी आपके कलिंग युद्ध हुआ था उसकी विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसको चाल कोथलिक युग भी कहा जाता है? तो इनमें से जो चाल कोथलिक युग आपके किसको कहा जाता है? तो क्या पुरापाषाण युग को कहा जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। नवपाषाण युग को, इसको भी नहीं। जो आपका ताम्रपाषाण युग है इसको हम लोग चाल कोथलिक युग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? चाल कोलिथिक युग किसे कहते हैं? आपके ताम्रपाषाण युग को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कहा गया कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। क्या वहां मोहरें पाई गई थी, या बर्तन जेवर हथियार और औजार, या नगरों के अवशेष, या लिपि? तो पहले आप लोग अपना उत्तर बताइए। तो वहां पाई गई थी आपकी मोहरें। क्या पाई गई थी? मोहरें। यही आपके सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने का मूल स्रोत हो जाएगा। तो यहां पर जवाब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के जवाब में साथियों थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको ऑप्शन ए सही लग रहा है तो जरूर बताएंगे, और आपकी बुक में ऑप्शन बी दे रखा है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे जरूर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। कहा गया निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा
सिकंदर महान का समकालीन था। सिकंदर महान के इनमें से समकालीन कौन था? क्या आपके वो घनानंद थे या सुकल्प थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे या महापदा नंद जी थे? तो याद रखना, जो सिकंदर के समकालीन थे उनका नाम घनानंद था। सिकंदर महान के समकालीन कौन सा राजा था? वो आपका घनानंद था। तो बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है, क्या वो फ्रॉबेल है या कांट है या डाल्टन है या हेगेल है, तो किंडरगार्टन पद्धति के जो प्रतिपादक हो जाएंगे वो आपके फ्रॉबेल थे। कौन है? फ्रॉबेल हो जाएंगे। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो भी आपका शक संवत है इसका प्रारंभ वर्ष क्या था, 87 ईसा पूर्व या 78 ईसा पूर्व या 70 ईसा पूर्व या 40 ईसा पूर्व। आप लोगों के अकॉर्डिंग जो भी आंसर सही हो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाना।